एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ स्कूल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में किया था व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट किया था हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड लेक्चर में हमने किया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आज हम करेंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं और कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड हमें क्या बताती है कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था हम उसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। व्हाट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है। सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है या डील्स करता है व्हाट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस, और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस क्या बताती हैं। एन एग्रीमेंट विच इज़ अनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट अनफोर्सेबल है बाय लॉ से एग्रीमेंट है। तो हमने उसमें दो एसेंशियल्स डिफाइन करे थे, दो वर्ड्स डिफाइन करे थे। द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट एंड सेकंड वन इज अनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है और अनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। एग्रीमेंट हमने कहाँ डिफाइन किया था। एग्रीमेंट हमने डिफाइन किया था सेक्शन 2E में। Every promise and every set of promise forming consideration each other is a agreement। उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। और प्रॉमिस हमने कहाँ डिफाइन किया था, सेक्शन 2B में। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है दैट इज बिकम ए प्रॉमिस, प्रॉमिस बन जाता है। और अनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। अनफोर्सेबल बाय लॉ होता है दैट मीन्स यू बाउंड बाय द लॉ। आप बाउंड हैं उस लॉ से, लॉ एनफोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को कि यस आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन द पार्टीज क्रिएट कर सकते हैं एंड पार्टीज आर लायबल है टू फॉलो द डील। उस डील को फॉलो करेंगे। कोई भी दो पार्टीज़ के बीच में डील हुई है, स्कूटर परचेज़ करने की हुई है, लैपटॉप परचेज़ करने की हुई है, कोई भी थिंग्स जो आप परचेज़ करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे एज पर दी लॉ। जो लॉ बोलता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में, दैट इज़ दी अनफोर्सेबल बाय लॉ। उसको हम बोलते हैं अनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है यहाँ तक। और एक कॉन्सिक्वेंसेस क्या राइज होती हैं कि दोनों पार्टीज़, हमें मालूम है बोथ पार्टीज़ आर बाउंड बाय द लॉ। दोनों पार्टीज़ बाउंड है लॉ से। कैसे, अगर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एग्रीमेंट के एसेंशियल्स क्लियर है, प्रपोजल प्रॉमिस बन गया है, प्रॉमिस से हमारा एग्रीमेंट बन गया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो डील हो रही थी दो पार्टीज़ के बीच में वो अनफोर्सेबल बाय लॉ है, दैट मीन्स वैलिड बाय लॉ है, वॉइड नहीं है। दैट मीन्स दोनों पार्टीज़ के बीच में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही हैं। तो अगर कोई पार्टीज़, दो पार्टीज़ हैं आपके पास में, दो पार्टीज़ हैं, अगर ये पार्टीज़ बी पार्टी है जो मना कर देती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट अपना परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, या कोई भी दूसरी पार्टी, कोई भी एनी वन ऑफ द पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है अपने ऑब्लिगेशंस, अपने राइट्स या फिर अपना प्रॉमिस, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस अराइजेस। कौन से कॉन्सिक्वेंसेस अराइजेस हो सकते हैं। तो सेकेंड पार्टी क्लेम कर सकती है थ्रू दी कोर्ट्स कि या तो आप मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रोवाइड करो, दैट मीन्स कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाइए, या फिर आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। मनी टर्म्स में आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को लूज़ करने की वजह से 10,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो आप हमें कंपनसेशन प्रोवाइड कर दीजिए 10,000 रुपीज़। या फिर इंजंक्शंस की आप रेमेडी ले सकते हैं। इंजंक्शंस होता है कि स्टे ऑर्डर टाइप का ले सकते हैं, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं कि नहीं हमें तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही करना है, तो हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कीजिए। अगर कोई भी पार्टी आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन दैट केसेस में आप कोई भी रेमेडी थ्रू कोर्ट क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर कोई भी पार्टी क्लेम नहीं करता है। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारे को क्या बताती है। नेक्स्ट स्लाइड बताती है जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज़ व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने करा था कि एग्रीमेंट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर, क्योंकि
फर्स्ट एसेंशियल फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस में डिफाइंड होता है एन एग्रीमेंट। तो हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशंस भी करी थी और एग्रीमेंट में क्या डिफाइन किया गया था, दैट इज़ प्रॉमिस। वो भी हमने क्लियर किया था कि अगर प्रॉमिस नहीं होगा तो एग्रीमेंट नहीं होगा और एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो अब इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कौन कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। फर्स्टली कोटेशन जो हमने करी थी, कोटेशन क्या कहती है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये लास्ट वीडियो में और लास्ट स्लाइड में जो हमने डिफरेंस किया था कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में, उससे में भी आपको क्लियर होगा कि इस कोटेशन का मीनिंग क्या है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, ये ट्रू है या फॉल्स है, आपके अकॉर्डिंग ये सही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये कोटेशन किसने प्रोवाइड करी, दैट इज़ द कोटेशन प्रोवाइड बाय दी अनसन जूरिस ने प्रोवाइड करी थी दिस कोटेशंस। और यस इट इज़ ट्रू, ये ट्रू कोटेशंस है। और हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये कोटेशन प्रूफ कैसे होगी, दैट इज़ द डील अंडर द प्रोविजंस विच इज़ गिवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज़ मेंशन अंडर सेक्शन 2H which provide the definition of the contract and section 10 की कंडीशंस अगर फुलफिल होती है देन आपकी ये कोटेशंस कंप्लीट ट्रू मानी जाएगी, दैट इज़ द प्रोवाइडेड बाय द अनसन ज्यूरिस्ट। अब इसने क्या कहा कि 2H आपने क्लियरली आपको क्लैरिफाई है कि क्या है, एग्रीमेंट इज़ अनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें हम प्रपोजल पढ़ रहे हैं, प्रॉमिस पढ़ रहे हैं, और प्रॉमिस किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, प्रपोजल के थ्रू बन रहे हैं। अगर ये तीनों असेंशंस प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस अनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये क्लियर है तो यस एन एग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट सेकेंड कंडीशंस क्या एप्लीकेबल होती है कि अगर विद the conditions given under section 10 of the Indian Contract Act, और section 10 की conditions कौन कौन सी होंगी कि yes आप qualified हो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या नहीं हो। अगर आप उन 4 से 5 एसेंशियल एग्रीमेंट ऑफ द सेक्शन 10 या फिर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, देन becomes a contract, otherwise it remains an agreement। आपकी 2 कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं, ये मान लीजिए सेक्शन 2H है जो इसने क्लियरली बता दिया कि एग्रीमेंट और होगा, अनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इसने जनरल प्रोविज़न दे दिया। बट सेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर आप कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप ये कैप को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये पैन को अलग अलग इसके जो पार्ट्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने एक कंडीशंस भी कंप्लीट नहीं करी है, दैट इज़ नॉट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, इट रिमेन्स एन एग्रीमेंट। तो हमारे लिए मैंडेटरी प्रोविजंस कौन सा होगा कि आपको सेक्शन 10 की क्वालिफिकेशंस क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं वो एग्रीमेंट से होके जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाता है, एग्रीमेंट आता है फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट क्रॉस करके बने हैं, तो मतलब सारे एग्रीमेंट्स इंक्लूड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। बट जो एग्रीमेंट्स हैं ज़रूरी तो नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मे बी हो सकता है उसने एक कंडीशन फुलफिल ना करी हो सेक्शन 10 की। तो कह सकते हैं हम कि येस इट इज़ ट्रू, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोटेशंस। और मे बी आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें डिफरेंस दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, तो उससे भी आपकी कोटेशंस क्लैरिफाई हो सकती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड अब आपको सेक्शन 10 बताती है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, दैट इज़ गिवन अंडर द सेक्शन 10 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। अब सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 आपको प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको 5 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं। द फर्स्ट वन इज पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, दैट मीन्स मेजर होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। जो भी कॉम्पिटेंसी के होते हैं, साउंड माइंड होना चाहिए, वो सोचने के लिए कि यस वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या नहीं है। ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए अंडर द कॉम्पिटेंसी दैट इज़ गिवन अंडर द सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 आपका बताता है कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताता है कि अगर पार्टीज माइनर है या फिर साउंड माइंड नहीं है तो वो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, और वो कैपेबल की अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा कॉम्पिटेंसी की या कॉम्पिटेंट नहीं है, दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, वो एग्रीमेंट की फॉर्म में ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट अगर आपकी फुलफिल हो रही है दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है दैट मीन्स वो एग्रीमेंट ही रहेगा। वॉइड होएगा एग्रीमेंट, वैलिड होगा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होएगा, वॉइडेबल होगा। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि यस वॉइड होना चाहिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होता है, वैलिड एग्रीमेंट होता है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, कॉम्पिटेंसी फुलफिल हो जाती है या फ्री कंसेंट आपका फुलफिल हो जाता है, अगर नहीं होता तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है या वॉइड एग्रीमेंट होता है। ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या कहती है आपकी, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अब ये क्या कहता है कि फ्री कंसेंट दैट इज मेंशन अंडर द सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्री कंसेंट क्या होता है कि आपको कोई फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये जो एसेंशियल्स हैं, आपको धमकी मिल सकती है, क्वेश्चंस, कोई डरा रहा है, डरा के कोई काम करवा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी कंसेंट आपने खुद ने फ्रीली देनी चाहिए, अपने माइंड से सोच के साउंड माइंड में देनी चाहिए। लेट्स सपोज कि कोई अनदर पर्सन्स, कोई भी पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, मेरे पास एक प्लॉट पड़ा है या फिर मेरे पास लैपटॉप है, मैं सेल तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं उस दैट पर्टिकुलर पार्टी को नहीं देना चाहती, तो वो मुझे थ्रेटनिंग करके, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशर करके कि नहीं आपने मुझे ही देना है, आप किसी और को नहीं दे सकते, तो मैं उसके अंडर मिस रिप्रेजेंट करके, कुछ करेक्टली चीज़ें नहीं बता के मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे कुछ छुपा रहा हूँ, देन हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। दैट इज़ नॉट ए वैलिड, बिकॉज कोई फ्री कंसेंट नहीं है, आपकी कोई कंसेंट फ्रीली नहीं है, आपने अपनी मर्जी से कंसेंट नहीं दिया है। दैट इज़ द वॉइड, वॉइडेबल या फिर वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हो सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्शन 10 की सेकेंड रिक्वायरमेंट दैट इज़ गिवन इज़ फ्री कंसेंट फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई भी फ्रॉड आ रहा है, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशंस, एनीथिंग अवेलेबल, दैन इज़ नॉट कंसिडर ए फ्री कंसेंट, आपका एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर फुलफिल हो जाता है कि मैं अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, यस मैं आपको पेन सेल करना चाहती हूँ, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है स्कूटर का, विद इन द रेट्स 10,000 रुपीज़, मेरी फ्री कंसेंट है, आप भी एग्री हो, मैं भी एग्री हूँ, दोनों की विलिंगनेस है, देन दिस इज कंसिडर द फ्री कंसेंट और एग्रीमेंट्स कन्वर्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या कहती है, थर्ड रिक्वायरमेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल। लॉफुल होना चाहिए। आप कोई भी एग्रीमेंट बना रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, तो यस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका,
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं तो वो लॉफुल होना चाहिए, दैट इज़ गिवन अंडर द सेक्शन 24। इलीगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलीगल चीज़ आपको लॉ अलाउ ही नहीं करता, और अगर वो लॉ अलाउ नहीं कर रहा, लॉ से आप बाउंड ही नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं हो सकता। तो वो सेकंड रिक्वायरमेंट वैसे ही कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट हमारा, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पर्टिकुलर स्कूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, एनीथिंग्स, ऑब्जेक्ट हमारा लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इन अनदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि प्रॉपर पर्टिकुलर वे एज पर द बाउंड बाय द लॉ होना चाहिए। अब फोर्थ में क्या कहते हैं कि कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। अब कंसिडरेशन दैट इज समथिंग इन रिटर्न, आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, दो पार्टीज एग्री हैं उस चीज़ को लेने के लिए, तो उसमें कंसिडरेशन तो होता है कि आपने पेंसिल दी, मैं आपको बदले में 10 रुपीज़ दे रही हूँ, दैट इज़ द कंसिडरेशन। मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको लैपटॉप दे दूँगा, बट आपको पेमेंट देनी पड़ेगी पहले फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द लैपटॉप। तो आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं पेमेंट दे दूंगा, मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको लैपटॉप दे दूंगा, दैट इज़ ऑल्सो द लॉफुल कंसिडरेशंस है। और कंसिडरेशन आप मुझे दे रहे हो, मैं आपको प्रॉपर्टी दे रही हूँ, मैं आपको ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो लॉफुल। अगर वो लॉफुल नहीं है, वो इलीगल है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपका नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट की फॉर्म में ही रह जाएगा, क्योंकि वो लॉफुल नहीं होगा, वो लॉ को फॉलो करके कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, दैट इज़ कंसीडर द रिमेन्स इन एग्रीमेंट, दैट इज़ नॉट कन्वर्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? दैट इज़ मेंशन इन द सेक्शन 24, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। और सेक्शन 25 क्या बताता है? सेक्शन 25 बताता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड एग्रीमेंट होता है। अब कैसे? कि अगर वो एग्रीमेंट, आपने एग्रीमेंट बना लिया और उसमें कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं करा, ना ही कैश के टर्म्स में, ना ही इन काइंड्स में, या फिर प्रॉमिस के टर्म्स में आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो एज पर सेक्शन 25 आपको बताता है दैट इज़ द वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया तो आप कॉन्ट्रैक्ट में वैसे ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। दिस इज़ द फोर्थ रिक्वायरमेंट। फिफ्थ रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। वो कोई भी प्रोविज़न आपका वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। आप वीज़ा बना रहे हो, आप क्रिमिनल नहीं प्रूव होने चाहिए, कोई भी एनीथिंग्स जो लॉ ने पहले ही बता रखी है कि ये चीज़ आप पर नहीं होनी चाहिए। अब कहाँ मेंशन है ये चीज़? ये मेंशन है दैट इज़ अंडर सेक्शन 24 to 30, दैट इज़ डील दी वॉइड एग्रीमेंट। कि हाँ, लॉ ने प्रोवाइड कर रखे हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हैं। इसके अंडर प्रोविजंस आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कौन से एग्रीमेंट इसमें आगे कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, और कौन से एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट डीम्ड नहीं होंगे। ये जो 5 एसेंशियल्स हैं ऑफ द सेक्शन 10 की, अगर आप ये फुलफिल करते हैं, दैट मीन्स इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट, और अदरवाइज इट रिमेन्स एन एग्रीमेंट। द फर्स्ट कंडीशन इज़ आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको सेकेंड कंडीशन क्या है? अनफोर्सेबल बाय लॉ। और द नेक्स्ट इज़ यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 10, बिकॉज वही सेक्शन 10 आपको बताएगा कि कौन कौन से एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो सकते हैं। अगर वो चीज़ आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो 5 एसेंशियल्स आप क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स द अदर रिमेनिंग एग्रीमेंट्स आर नॉट दी कन्वर्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते अगर आप सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे। क्लियर है आपको सेक्शन 10 क्या कहता है, और सेक्शन 10 से हमें पता क्या चलता है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होंगे या नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्या कहती है स्लाइड हमारे को, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सिनोनिम्स। सेम तो नहीं है, ये तो हमने भी पढ़ा है कि एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है, अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों अपोजिट है।
क्लियर है? लेकिन कैसे? प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। विदाउट प्रूफ तो हम चल ही नहीं सकते। लॉ कर रहे हैं तो विदाउट प्रूफ हम नहीं चल सकते। यस, इट इज़ ट्रू, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स नहीं है। अब हम एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं? प्रॉमिस के थ्रू। और प्रॉमिस कैसे बनता है? प्रपोजल के थ्रू। जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाती है दैट बिकम्स ए प्रॉमिस दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 2B। मैं आपको बारी बारी इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट पे इसलिए पिछला रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको साथ के साथ रिवाइज हो जाए और आपको याद हो जाएंगे सेक्शन 2B क्या कहता है, 2E क्या कहता है, 2D कंसिडरेशन के बारे में बताता है। तो प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, एग्रीमेंट अराइजेस हो गया। कहाँ मेंशन है? 2B में। टू बी रेड विद दी सेक्शन 2E, क्योंकि एग्रीमेंट अराइज हो गया। अब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कौन सा पॉइंट सही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? सेकंड, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वॉइड एग्रीमेंट होगा। कंसिडरेशन विदाउट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड। सेक्शन 25 बताता है वॉइड एग्रीमेंट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम कैसे क्लियर करेंगे। हम सीधा बोल दें कि नहीं दिस इज़ द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आएगा? आप एग्रीमेंट के स्टेज पे हो, दैट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। या फिर वॉइडेबल, इन विच केस कौन सा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस सिचुएशंस में बनता है, वॉइड एग्रीमेंट कौन सी सिचुएशन में बनता है और कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सी सिचुएशंस में बनता है। आगे हमें ये पढ़ना है और इससे हमें पता चल जाएगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इंटरचेंजेबल है, दैट आर नॉट दी सिनोनिम, सेम चीज़ें नहीं हैं। क्लियर? हमें सिचुएशंस तो पता चल गई कि अगर हम एग्रीमेंट बनाते हैं और एग्रीमेंट से हमने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना है तो हमारे पास 3 सिचुएशंस अराइज होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सी सिचुएशंस में बन सकता है। सेकंड, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है तो वो वॉइड एग्रीमेंट हम उसको बोलेंगे या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। थर्ड सिचुएशन इज़ कि इन विच केसेस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कौन से केसेस में हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं या फिर हम उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। कौन कौन से वर्ड वैलिड हैं या कौन कौन से वर्ड रॉन्ग है। आगे हम ये पढ़ेंगे, हम ये कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशंस में कौन कौन से केस अराइज हो सकता है और किसको पर्टिकुलर नेम दिया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं और कौन से एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।